जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो कि पोषण एवं स्वास्थ्य है। तो यदि आपका महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को बता दूँ कि कुपोषण से महिला पर्यवेक्षक में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा क्लास है जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। सो इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और आप सभी को बता दूँ कि इस क्लास में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद में पोषण के प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, फिर संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ विभिन्न पोषक पदार्थों के अंतर्गत जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन्स, विटामिन्स और जल खनिज के अंतर्गत जैसे आयोडीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम और साथ ही साथ रेसे को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। सो इस क्लास में हम हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और आपको आपकी तैयारी को अभी से ही बहुत ही अच्छा से करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द महिला पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है और तब तक आपकी तैयारी जो है नहीं तो भी 90% आपकी तैयारी होके रहना चाहिए, जिससे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब आपको क्या करना है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे आपको आपका टेस्ट या फिर आपको आपका प्रैक्टिस सेट तैयार करना होगा, जिससे आप अपने आप में ये देख सके कि आपकी तैयारी किस स्तर का है और आपको और कितना तैयारी करना चाहिए। सो आपको अभी से या तो आप ऑनलाइन क्लासेसों के माध्यम से टॉपिकों को क्लियर करें या फिर आप बुक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए आपके पास में एक ऐसा बेस्ट बुक होना चाहिए जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो। मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा बुक जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये बुक है, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है और इन्होंने ये जो बुक प्रकाशित किया है बहुत ही अच्छा है और इस बुक में मैंने काफी अच्छा एक बेस्ट कंटेंट मैंने यहाँ पे देखा है। सो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। सो इसे आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे समझते हैं साथियों, आप आज का जो टॉपिक है हमारा पोषण, और यहाँ से हम देखेंगे बीमारियों की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं और इसका परिभाषा को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सो आप सभी को बता दूं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है। सो आप सभी को पता है कि ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से और भोजन की प्राप्ति के लिए शरीर की कोशिकाओं द्वारा निरंतर उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है और इस क्रिया हेतु आवश्यक क्रिया के लिए मनुष्य एवं जीव जंतु अपने बाह्य वातावरण से जब प्राप्त करते हैं भोजन के रूप में एनर्जी प्राप्त करते हैं और यह क्रिया पोषण कहलाती है, ठीक है। और शरीर की वृद्धि तथा जो है उसका उत्पादन के लिए भी हमें पोषक तत्वों की अति आवश्यकता होती है। हमें जिस तत्व की आवश्यकता होती है, वो चाहे वृद्धि की बात करें या फिर हमें स्वस्थ रहने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, या फिर उपापचय की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से ही मिलती है और इन्हीं यही ऊर्जा के कारण जो है हम स्वस्थ रह पाते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, निरंतर उपापचय की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है और यह क्रिया हेतु आवश्यक क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों को मनुष्य एवं जीव जंतु बाह्य वातावरण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, है ना। और यह क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, ठीक है। तथा शरीर की वृद्धि तथा ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन आदि के लिए आवश्यक पदार्थ क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया पोषण और पोषक पदार्थ, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यदि हम यहाँ पे देखें, जो बच्चों बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को क्या चाहिए, पोषण चाहिए। उसके लिए क्या होता है, पोषण के जो कुछ चरण यहाँ पे दिए हैं, जिसमें कि पहले अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद में उसका पाचन होता है, पाचन के बाद में क्या होगा, पाचन के बाद में आपने जो भोजन खाया है उसका पाचन होने के बाद में क्या होगा, अवशोषण होता है और अवशोषण होने के बाद में स्वांगीकरण होता है और निष्कासन होता है। ये जितने भी आप जो पॉइंट देख पा रहे हो, वो चाहे अंतर्ग्रहण की बात करें या फिर पाचन या फिर अवशोषण या फिर स्वांगीकरण या निष्कासन, इसको हम पाचन वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे देखने वाले हैं। बस अभी आपको यही याद रखना है कि पाचन के कितने 4 चरण होते हैं, सॉरी 5 चरण होते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा पहले अंतर्ग्रहण, जो कि आपने भोजन ग्रहण किया, उसके बाद में वो भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। और आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जो भोजन आपने खाया उसका पाचन होने के बाद में उसका अवशोषण होता है अलग अलग भाग में, है ना। उसके बाद में अवशोषण होने के बाद में स्वांगीकरण होगा, फिर उसका निष्कासन यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है मल के माध्यम से, ठीक है। ये प्रक्रिया
होती है। इसके बाद में 7 प्रमुख पोषक पदार्थ जो है हमें अलग-अलग देखने को मिलता है। आप कोई भी भोजन आप खा रहे हो जिसमें कि आप चाहे दाल-रोटी या फिर कोई भी आप भोजन खा रहे हो, तो उस भोजन को अलग-अलग प्रकार से जो है बॉडी हमारी जो है वो पाचन करता है और उसमें क्या-क्या हमें देखने को मिलता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण इत्यादि और विटामिन्स इत्यादि जो पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? भोजन से ही मिलते हैं। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं पोषक तत्वों के प्रकार पे कि हमें जो है पोषक तत्व कितने अलग-अलग प्रकार से पड़ते हैं। सो आप सभी को बता दूँ कि पोषक तत्वों को सामान्यतः 2 प्रकार यानी कि 2 अलग-अलग भागों में बाँटा जाता है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कार्बनिक पोषक तत्व और एक होता है अकार्बनिक पोषक तत्व। ठीक है? सो हम एक-एक को दोनों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बनिक पोषक तत्व की, तो कार्बनिक पोषक तत्व में यहाँ पे क्या होता है कार्बन जुड़ा हुआ है ना? सो यहाँ पे क्या होगा इसके अंतर्गत आप हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स एवं वसा हो गया, उसके बाद में प्रोटीन्स हो गया, उसके बाद में विटामिन्स। ठीक है? इसके बाद में अकार्बनिक के अंतर्गत हम यहाँ पे देखेंगे जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, उसके बाद में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता दूं मैं आपको कि सॉरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। और आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स से हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। सो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है? इसके बाद में कम की यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो आपको देखने को मिल रहा होगा पोषक पदार्थ जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स इनको छोड़ के जितने भी जो पोषक तत्व बचते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अकार्बनिक पोषक तत्वों के अंतर्गत जिसमें जिनका जो है हमारे शरीर में कम आवश्यकता होती है। ठीक है? और यही पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स, वसा और प्रोटीन्स को हम वृहद प्रोटीन यानी कि वृहद वृहद पोषक जो है पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है? और जो विटामिन्स होता है इसे हम कहते हैं क्या? सूक्ष्म पोषक पदार्थ। ठीक है? सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है? सो यहाँ पे 2 अलग-अलग जो है पार्ट्स में बांटा गया है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और जो वसा है इसको हम वृहद पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। और जो विटामिन्स होता है विटामिन को क्या? सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है? वृहद मतलब अधिक, सूक्ष्म मतलब कम या छोटे। ठीक है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है? सो हम एक-एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल से अभी यहाँ पे समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, लिपिड्स एवं वसा क्या है और प्रोटीन्स और विटामिन्स। इसके बाद में अकार्बनिक पदार्थ में हम देखेंगे जल, खनिज, लवण और फास्फोरस। ठीक है? सो एक-एक पे हम नजर डालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो है जिसमें कि कार्बनिक अणु के रूप में हमें मिलता है 1% और वसा जो है लगभग 12 से 1% सॉरी 12 से 16% के लगभग में। प्रोटीन्स की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेगा 14 से 17% और सबसे अधिक हमारे बॉडी में आवश्यकता होती है और वो होती है जल की। ठीक है? इसके बाद में खनिज विटामिन जो कि 6 से 7% लगभग मानव शरीर के घटक या अवयव होते हैं। ठीक है? तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं मानव शरीर में उपरोक्त पोषक तत्वों की उपयोगिता क्या-क्या है। ठीक है? यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स में वसा की जैसे कि हमने सॉरी कार्बनिक में देखा था कार्बोहाइड्रेट्स में वसा। तो ये क्या करते हैं? ये सामान्यतः सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स हो या वसा हो ये ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? सो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा। लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यदि तुरंत बोले आपसे तो तुरंत में आपको क्या याद रखना है? तुरंत एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। एनर्जी यानी कि सबसे ज्यादा तुरंत एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा मिलता है वसा से। ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है वसा से मिलता है। ठीक है? और वो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो या वसा हो ये दोनों ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है? इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जल हो गया या फिर विटामिन हो गया है ना एवं खनिज लवण ये क्या होता है? उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने में आप जो है पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। जो आपने भोजन खाया है ना उसका पाचन करने के लिए या फिर उसका जो नियंत्रण करने के लिए जो है आपके पास में जल, विटामिन एवं खनिज लवण होना चाहिए। ठीक है? तो ये जो है उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले पोषक तत्व पदार्थ कौन-कौन से हैं? तो जल हो गया, विटामिन हो गया एवं खनिज ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है? इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जो है प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स का आप सभी को याद रखना है कि प्रोटीन्स एक ऐसा जो है तत्व है जो कि शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे यदि आपके नाखून है तो वो किससे बने हुए? प्रोटीन से बने हैं। बाल किससे बने? प्रोटीन से बने हैं। सो शरीर में यानी कि शरीर का निर्माण करने के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो होती है प्रोटीन्स के रूप में। ठीक है? सो प्रोटीन्स क्या है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो आपको याद रखना है कि शरीर का निर्माण करने के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे बात करूँ विटामिन एवं खनिज की, सो विटामिन जो होता है विटामिन हो या फिर खनिज हो ये प्रतिरक्षी क्षमता
वाले पोषक तत्व होते हैं जो कि आपको स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपको बीमार होने नहीं देते हैं, या फिर यदि आपको कोई छोटी सी बीमारी भी यदि होती है हल्की सी, तो आपको आपकी प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देते हैं जिससे कि वो बीमारी हो नहीं पाएगी। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा में हमने क्या देखा था कि ये ऐसे तत्व होते हैं जो कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला, सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलती है हमें, एनर्जी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है तुरंत, है ना। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? वसा से मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो तत्व आपको देखने को मिल रहे होंगे जल एवं विटामिन एवं खनिज लवण की, है ना। तो ये ऐसे तत्व होते हैं जो कि उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं और नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने यहाँ पे देखा प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में प्रतिरक्षी क्षमता, जो प्रतिरक्षी क्षमता के लिए क्या है? विटामिन एवं खनिज, विटामिन और खनिज जो कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं? विटामिन एवं खनिज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और आप सभी को बता दूं कि इस क्लास का जो कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। सो आप वहां से जाके डाउनलोड करके इस क्लास को पुनः फिर से आप अच्छा से इसका रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्लास है जो कि नोट्स के रूप में जो है आप लोगों के लिए बनाया गया है। सो आप पीडीएफ से भी आपका जो रिवीजन है वो बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ संतुलित आहार की, तो संतुलित आहार जो है स्वस्थ वर्धक खाद्य पदार्थों का एक चयन करना है। भोजन में पोषक पदार्थों का उचित अनुपात जो कि भोजन को गुणकारी एवं संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, जिसमें कि संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, और संतुलित आहार को यहाँ पे जो है परिभाषित करके बताया गया, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्वस्थ वर्धक खाद्य पदार्थों का चयन करना और भोजन में पोषक पदार्थों की उचित अनुपात जो कि भोजन की गुणवत्ता एवं संतुलन को बनाए रखता है या बनाए रखे, तो वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है, जिसमें कि जितने प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, या फिर उसमें जो पोषक तत्व चाहिए उनका चयन करके यदि आप भोजन करते हो और संतुलित मात्रा में, यानी कि जिसमें कि पोषक तत्वों की मात्रा अधिक भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। इनका जो संतुलन है वो कैसे बैलेंस कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, कि आपके बॉडी के लिए कितना आवश्यकता है उतना यदि आप जो है भोजन करते हो संतुलित आहार के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि संतुलित भोजन में कुल कैलोरी में कार्बोहाइड्रेट्स लगभग आपके पास में 60 से 70% है, और प्रोटीन्स कितना है? 10 से 20% है, तथा वसा कितना है? 20 से 25% जो है 25% कैलोरी, सॉरी 20 से 25% कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो संतुलित आहार तो आप समझ में जो है आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि संतुलित आहार में आपको यही याद रखना है कि जो भोजन आप खा रहे हो उसमें समान मात्रा में पोषक तत्व है कि नहीं, ये आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। संतुलित पोषक आहार हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद में जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर पड़ती है ना, जीवन भर पड़ती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन शरीर के लिए आवश्यक होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म से आपको समझ में आ रहा होगा कि कम, है ना। तो मैं आप सभी को पुनः फिर से बता दूं कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम पड़ती है, लेकिन इनकी आवश्यकता हमें जीवन भर पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे कि विटामिन हो गया, खनिज हो गया, इनका मापन और माइक्रोग्राम या फिर मिलीग्राम में होता है। ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आपको ये नोट करना चाहिए कि जो खनिज, जो वो चाहे विटामिन हो या फिर खनिज हो, इनको हम किससे मापते हैं? तो इनको मापा जाता है किससे? माइक्रोग्राम या फिर मिलीग्राम से मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ समय पहले मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताया था, जिसमें कि विटामिन हो या खनिज हो, ये जो है हमारे शरीर के लिए कम आवश्यक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा है जिनकी मात्रा हमें शरीर के लिए कम आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि कम मात्रा में आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा वृहद पोषक तत्व। अब वृहद से आपको समझना है कि अधिक, है ना, यानी कि शरीर में इनकी आवश्यकता अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको 45 से 65% आपके पास होना चाहिए, और इसके बाद में प्रोटीन्स की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 10 से 35%। ठीक है, इसके बाद में वसा जो है 20 से 35%। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जो वृहद पोषक तत्व जो होते हैं जिनकी हमारे शरीर में अधिक आवश्यकता होती है, उन्हें हम किससे मापन करते हैं? तो उन्हें किया जाता है ग्राम में। ठीक है, सो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको
दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। पहला, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये हमारे शरीर में कम अवसायक यानी कि इनकी अवसायकता कम होती है और इन्हें हम किससे मापते हैं? सो आपको याद रखना है, इन्हें हम माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम या फिर मिलीग्राम से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा वृहद पोषक तत्व, यानी कि इनकी अवसायकता हमारे शरीर में इनकी अवसायकता हमारे शरीर में अधिक होती है और इनको हम किससे नापते हैं? वो चाहे प्रोटीन वसा हो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो, इनका जो मापन किया जाता है वो किया जाता है ग्राम में। ठीक है, सो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं विभिन्न पोषक पदार्थ, जिसमें कि हमने स्टार्ट में ही चर्चा किया था, जिसमें कि हम कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जल, खनिज, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम इत्यादि को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ रेशे को हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं, इन्हीं को एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये क्लास देखने के बाद में शायद पोषण का कोई क्लास आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं, और इस क्लास के बाद में एक बार आप इस क्लास का पीडीएफ जरूर देखिएगा, जो कि आपका पूरा डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, या वे रासायनिक या मैं ये कह सकता हूँ कि ये रासायनिक रूप से जल योजित कार्बनिक यौगिक अर्थात पॉलीहाइड्रिक्स, या फिर हम कह सकते हैं एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रिक्स कीटोन्स होते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, और कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का अनुपात कभी आपसे पूछ लिया जाता है, और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। सो आप सभी को याद रखना है, वो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का जो अनुपात होता है ना, वो होता है 1:2:1। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, अनुपात में पाए जाते हैं, और इनका जो आधारभूत सूत्र होता है, जैसे कि C कार्बन, H2 हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जो कि जल योजित कार्बोहाइड्रेट यौगिक, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो है पॉली हाइड्रोक्सी या फिर एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन जो है अनुपात के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें कि 1:2:1 के अनुपात में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ठीक है, और इनका आधारभूत सूत्र जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, कार्बन, CH2O और N। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इसकी कुछ विशेषताएं हम यहाँ पे देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या याद रखना है इसकी, यह शरीर की कुल ऊर्जा अवसायिकता का कितना 45 से 65% भाग जो है कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि शरीर की ऊर्जा जो कहाँ से मिलती है, आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जो कि 45 से लगभग 65%। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स घुलनशील शर्कराओं और अघुलनशील मंड या फिर स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कैसे होता है? घुलनशील शर्करा एवं अघुलनशील मंड के रूप में पाया जाता है। यदि मैं घुलनशील की बात करूं तो घुलनशील के रूप में क्या पाया जाएगा? शर्कराओं के रूप में पाया जाता है। यदि अघुलनशील की यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो अघुलनशील किस रूप में पाया जाएगा? मंड या फिर स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा उत्पादित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? कैलोरी पे मापते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा जो होता है उसे हम किस पे मापते हैं? तो इसे मापा जाता है कैलोरी से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस स्लाइड के जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उनको हम पुनः फिर से रिपीट करते हैं। इसमें विशेषता में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होते हैं, और यह शरीर की कुल ऊर्जा के लिए अवसायक होता है। ऊर्जा जो अवसायक होता है वो कितना मिलता है यहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से 45 से 65% भाग यहाँ से पूर्ण होता है। ठीक है, और भोजन में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स यदि घुलनशील है तो वो शर्करा के रूप में मिलेगा, और अघुलनशील है तो मंड या स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा उत्पादित ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे लेके चलता हूँ, और आप यहाँ पे आ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि मानव में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कैसे होता है। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो होता है कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है, और स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि जो पाचन का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से होता है? मुख से स्टार्ट होता है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और मुख से प्रारंभ होकर छोटी आंत की उपकला में मोनोसेकेराइड के अवशोषण होने तक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि शुरू कहां से होता है? मुख से होता है। ठीक है, खासकर यदि आपसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो भी कहां से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है, और छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते मोनोसेकेराइड्स के अवशोषण होने तक भोजन जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ भोजन के
भोजन के माध्यम में कार्बोहाइड्रेट्स जो है सबसे पहले मुंह में ग्रहण किया जाता है, ठीक है। आपने मुंह में ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद में क्या होगा, ग्रसनली द्वारा भोजन को क्या किया जाएगा, अमाशय में लेके जाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने भोजन को मुख में ग्रहण किया, ठीक है, मुख में ग्रहण किया, उसके बाद में ग्रसनली जो होती है ना, ग्रसनली के द्वारा क्या होगा, ग्रसनली के द्वारा ये जो नली इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने पहले क्या किया, मुख में भोजन ग्रहण किया है ना, ये हुआ मुख में भोजन आपने ग्रहण किया, इसके बाद में ये जो ग्रसनली होती है, ग्रसनली में क्या होगा, भोजन अमाशय तक लेके जाएगा, है ना, यहाँ से होता हुआ अमाशय तक भोजन जाएगा, ठीक है। अमाशय में जाने के बाद में क्या होगा, ग्रहणी में भोजन जो है, यहाँ पे क्या होगा, ग्रहणी में यहाँ पे क्या होगा, भोजन का पाचन होने स्टार्ट हो जाता है ना, भोजन का पाचन होगा, और सॉरी भोजन भोजन का यहाँ पे पाचन होना शुरू होता है। इसके बाद में छोटी आंत में भोजन जो है, कार्बोहाइड्रेट्स का पूर्ण पाचन जो है, पूर्ण पाचन यह मैं कह सकता हूँ कि इसका अवशोषण यहाँ पे होने स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद में क्या होगा कि बड़ी आंत में जाते जाते भोजन जो है, भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है ना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का किया जाएगा यहाँ पे अवशोषण जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से पूर्ण अवशोषण कहाँ तक होता है, सो आपको याद रखना है बड़ी आंत में, है ना। यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया कि भोजन सबसे पहले आपने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में भोजन कहा जाता है, ग्रसनली में जाता है, ठीक है। ग्रसनली यानी ग्रसनली द्वारा कहाँ तक जाएगा, भोजन अमाशय में जाएगा, ठीक है। और ग्रहणी में जो भोजन जा रहा है वहां से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी वैसे तो पाचन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुख से हो रहा है, ठीक है। और ग्रहणी में जाते जाते वह छोटी आंत तक पहुंचता है, और यहाँ पूर्ण रूप से यहाँ तक क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो जाता है, ठीक है। पाचन होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, उसका अवशोषण होता है, और बड़ी आंत द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के अवशोषण का क्या किया जाता है, अब यहाँ पे निष्कासन हो जाता है। सबसे पहले पाचन होने के बाद में अवशोषण कहाँ किया गया, तो ये भी याद रखना है आपको, छोटी आंत में किया गया, ठीक है। अवशोषण छोटी आंत में हुआ, इसके बाद में वो जो अवशोषण किया गया था उसे बड़ी आंत के द्वारा क्या किया जाएगा, अब अवशोषण कर निष्कासित कर लिया जाता है, ठीक है, निष्कासन कर लिया जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं स्टार्च, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ स्टार्च की, तो स्टार्च के रूप में आपको देखने को मिलेगा डिसैकेराइड्स, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डिसैकेराइड्स के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा वो जो है माल्टोज हो गया, या फिर सुक्रोज एंजाइम्स हो गया, या फिर लैक्टोज एंजाइम, ठीक है। सो आपको माल्टोज एंजाइम में देखने को मिलेगा क्या, माल्टेज एंजाइम, और सुक्रोज की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एनवर्टेज एंजाइम, ठीक है। और जो लैक्टोज जो एंजाइम्स है, इसमें लैक्टेज एंजाइम्स के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कर पाते हैं। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ माल्टोज या फिर माल्टेज एंजाइम्स में जो है एक ग्लूकोज हमें देखने को मिलता है, इसके बाद में जो है मोनोसेकेराइड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। सो एक ग्लूकोज, और इसका सॉरी यहाँ पे दो ग्लूकोज है ना, यहाँ पे आपको सही कर लेना है, दो ग्लूकोज है। इसके बाद में एक यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड्स में जो है एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज देखने को मिलेगा, जिसमें कि फ्रक्टोज और गैलेक्टोज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये स्टार्च का जो प्रकार है, ये अलग अलग प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, इसे आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के घटक एवं तत्वों की उपस्थिति, ठीक है। और नेक्स्ट अगला क्लास में बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक्स को लेके, जो कि आप जो इस प्रकार से अलग अलग जो नाम देखते हो, जो कि क्योंकि आपने कभी साइंस पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा भी है तो बहुत कम पढ़ा है, तो ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं जिनको हम याद नहीं रख पाते हैं ना। उसके लिए मैं नेक्स्ट अगला क्लास बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आप उस ट्रिक से बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के घटक एवं उसकी उपस्थिति, ठीक है, घटक तत्वों की उपस्थिति, जिसमें कि आप सभी को बता दूं ये भी एक ऐसा जो स्लाइड है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं यहाँ पे बात करूं ऑक्सीजन की, है ना, सो ऑक्सीजन जो है लगभग 65% जो है उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 18 से 50%, 18.50%, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है 9.50 यानी कि 9 यानी कि 9.50%, ठीक है। ये घटक यानी कि इन घटकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स के घटक तत्वों की उपस्थिति जो है आपको ऑक्सीजन के रूप में कितना 65%, और कार्बन के रूप में 18.50%, और हाइड्रोजन के रूप में आपको 9.50, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, जैसे अंजीर हो गया, दूध हो गया, रसीले फल हो गए, इसके बाद में जो है पके फल होते हैं, इनमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। इसके बाद में मांस हो गया, केले हो गया, इसके बाद में जो सलजम होता है, गन्ना, चुकंदर, शकरकंद, आलू, सूखे फल, उसके बाद में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़ इत्यादि में जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है वो अत्यधिक होती है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके स्रोत है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जो है स्रोत से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के
अलग यानी कि विभिन्न रूप, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स। ये दो ही पॉइंट से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक आपको देखने को मिलेगा पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो तीनों को हम यहाँ पे देखते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ मोनोसेकेराइड्स की, है ना, मोनोसेकेराइड्स में क्या होगा, ट्राइस के रूप में क्या होगा, इसमें टेट्रोज आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में पेंटोज और हेक्सोज और हप्टोज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और इनको तो आपको याद ही रखना होगा कि ये ऐसे शब्द जो है जो कि साइंस से रिलेटेड है, जो कि आपको याद रखना रहता है ना। इसके बाद में जो डाइसेकेराइड्स है, डाइसेकेराइड्स में आपको यहाँ पे याद रखना है मल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो इसका जो नेक्स्ट अगला प्रकार आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा पॉलीसेकेराइड्स, जिसमें कि मंड एवं स्टार्च के रूप में सेल्यूलोज और काइटिन, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स के, तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्वस्थ के लिए जो है क्यों लाभ है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा यदि आपकी बॉडी में पर्याप्त है तो इससे क्या हमें लाभ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान कहाँ से हो रहा है, तो वो हो रहा है कार्बोहाइड्रेट से। तो पहला पॉइंट यहाँ से आपको पता चला कि क्यों आवश्यक है और यहाँ से क्या लाभ है। ठीक है, इसके बाद में जो है अलिपिड्स फूड कहाँ से मिल रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। ठीक है, बेहतर नींद के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, और शरीर को फाइबर प्रदान करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद में ब्लड जो ब्लड क्लॉट हो गया, वो रोकना है, तो वो भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पे। इसके बाद में वजन नियंत्रण यदि आपको करना है तो भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, और पाचन तंत्र को बेहतर यदि बनाना है तो भी कार्बोहाइड्रेट्स आवश्यकता होती है। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स क्यों आवश्यक है और इसके क्या लाभ है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जिसमें कि पहला मैंने आपको बताया शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स से, और अलिपिड्स फूड्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से मिलते हैं। इसके बाद में बेहतर नींद यदि आपको चाहिए, या फिर जो है शरीर में फाइबर प्रदान करता है, कहाँ से मिलता है फाइबर, सो वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स से। ठीक है, और रोगों को रोकने में मदद जो है कहाँ से मिलता है, सो रोगों को रोकने में जो मदद मिलता है वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं ब्लड जो है ब्लड क्लॉट को रोकना, यानी कि यदि आपका ब्लड जो है बंद नहीं हो रहा है, जैसे कि चोट लग गया, तो अगर वो बंद नहीं हो रहा है तो भी जो है वहां पे किसकी कमी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है वजन नियंत्रण यदि आपको करना है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, और पाचन तंत्र को नियंत्रित करने में भी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वसा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वसा सो वसा जो है वास्तव में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक होता है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, और वसा का निर्माण जो है ग्लिसरॉल के एक अणु या फिर वसी अम्ल के 3 अणुओं के एस्टर बंध के द्वारा आपस में जुड़ने से बनता है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूं कि वसा वास्तव में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है, परंतु इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षाकृत ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना, वो कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, और वसा का निर्माण जो होता है ग्लिसरॉल के अणु तथा वसी अम्ल के 3 अणुओं के एस्टर बंध के द्वारा आपस में जुड़ने से बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। वसा के रूप में घी हो गया, वनस्पति तेल हो गया, और उसके बाद में चर्बी हो गया, मक्खन हो गया, नारियल का तेल, और जो ताड़ का जो तेल होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वसा के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में हम वसा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये जल में कैसा होता है, जल में अघुलनशील होता है, किंतु कार्बनिक यौगिक में कैसा होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जल में कैसा होता है, वसा अघुलनशील होता है, परंतु कार्बनिक यौगिक की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो कार्बनिक यौगिक में कैसा होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, और यह मुख्यतः लिपिड्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि मनुष्य को असंतृप्त वसी अम्लों से युक्त पादप वसाओं का सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि मनुष्य को असंतृप्त वसी अम्लों से युक्त पादप वसाओं का करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। ठीक है, और मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसी अम्ल कहाँ से मिलते हैं, सो ये मिलते हैं लाइकोलिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, सो लाइनोलिक अम्ल के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा पचने वाला जो वसा जो होता है ना, वो कौन सा होता है, तेल, जो कि नारियल का तेल होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है, मनुष्य को ट्रांस वसा के सेवन से परहेज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जल में कैसा होता है, अघुलनशील होता है, और ये लेकिन जल में तो अघुलनशील होता है, लेकिन यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बनिक यौगिक की, तो कार्बनिक यौगिक में कैसा होगा, अघुलनशील होता है, सॉरी घुलनशील होता है। जल में अघुलनशील होगा और
कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में जो यह जो मुख्यतः किससे मिलता है, लिपिड्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और मनुष्य में कैसा होता है, जो है असंतृप्त वसा से युक्त पादप वसाओं का सेवन करना हमें चाहिए, ठीक है। और मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसा जो होता है वो कौन सा होता है, लाइनोलिक, ठीक है, लाइनोलिक अम्ल, ठीक है। सबसे ज्यादा पाचन पाचन वाला जो वसा जो होता है वो होता है नारियल का तेल, ठीक है। ये भी एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में मानव को ट्रांस वसा के सेवन से परहेज करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे जो कि वसा के थे, ठीक है। इसके बाद में वसा के कुछ प्रकार हम देख लेते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा वसा के प्रकार के रूप में हम सरल वसा और संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा के रूप में हम पढ़ते हैं, जिसमें कि आपको संयुक्त वसा में आपको देखने को मिलेगा फास्फोलिपिड्स हो गया, उसके बाद में ग्लाइकोलिपिड्स, मोम हो गया, उसके बाद में लाइपोप्रोटीन, ठीक है, सॉरी लाइपोप्रोटीन्स, इसके बाद में ट्रिप्सिन्स और आइकोसैकेराइड्स, ठीक है। तो एक एक को हम बहुत ही डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो प्रकार है वो बस इसका नाम ही आपको याद रखना है, जिसमें अलग अलग प्रकार के रूप में बांटा गया, जिसमें वसा के रूप में सरल वसा हो गया, संयुक्त वसा हो गया और व्युत्पन्न वसा हो गया, ठीक है। और इनके अलग अलग जो प्रकार है उनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं वसा के लिए या वसा जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है या इसके क्या लाभ है, ठीक है। सो वसा के स्वस्थ लाभ, ठीक है। सो इसमें पहला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, शरीर को ऊर्जा देने में मदद कहाँ से करती है, देने में मदद यानी कि ऊर्जा कहाँ से मिलता है। सेकंड सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में जो सेकंड जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है वो करता है वसा, ठीक है। यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि अंगों की रक्षा के लिए भी वसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कोशिका वृद्धि में भी मदद करता है। पहला आपको याद रखना है ऊर्जा, सेकंड अंगों की रक्षा के लिए, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि कोशिका की वृद्धि यदि करना है, या कोशिका की वृद्धि कहाँ से किसके माध्यम से होती है, वसा के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल हो गया या फिर रक्तचाप को नियंत्रण यदि करना है तो वो वसा को मेंटेन करके रखना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में शरीर को महत्वपूर्ण पोषक तत्व को अवशोषित करने में मदद कहाँ से मिलती है, सो वो मिलता है वसा के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद में शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है, वसा करता है, ठीक है। और इसके बाद में शरीर को कुछ पोषक तत्वों की पोषक तत्वों को अवशोषित करने और महत्वपूर्ण हार्मोन्स का उत्पादन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है वसा, ठीक है। सो ये वसा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मैं पुनः फिर आपको बता देता हूँ कि वसा क्यों आवश्यक है। सो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, अंगों की रक्षा के लिए, कोशिकाओं की वृद्धि के लिए। इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल हो गया या फिर रक्तचाप को नियंत्रित यदि करना है तो वसा को मेंटेन करके रखना होगा। इसके बाद में शरीर को महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की शरीर को महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके बाद में शरीर को यदि गर्म रखना है तो वसा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है यहाँ पे। उसके बाद में शरीर को कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित करने और महत्वपूर्ण हार्मोन्स का उत्पादन करने में भी मदद मिलता है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। और प्रोटीन्स को हम यहाँ पे देखते हैं जिसमें कि आपको पता है कि प्रोटीन्स यानी कि ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। जब अमीनो अम्ल के अणु कार्बनिक समूह या फिर दूसरे अमीनो अम्ल में अमीनो समूह में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे क्या बनेगा, जो जल का अणु निकल कर क्या हो जाता है, यहाँ पे डाइपेटाइट यौगिक बन जाता है, ठीक है। और इसी से क्या होगा, इन यौगिकों के बंधन को क्या किया जाता है, पेप्टाइड बंधन कहते हैं, ठीक है। और इनमें विभिन्न अमीनो अम्ल इस प्रकार के बंधनों द्वारा परस्पर जुड़कर क्रमशः पेप्टोन्स एवं प्रोटीओसेस नामक जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण यहाँ पे करते हैं, अतः इन्हें अंत में क्या कहा जाता है, प्रोटीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटीन्स की खोज सबसे पहले जो है यहाँ पे किया गया था सन 1838 में सर्वप्रथम जो है बर्जीलियस द्वारा किया गया था। और ये भी डेट आपसे पूछा जा सकता है। सो जो प्रोटीन्स की खोज कब किया गया था, सन 1838 में किया गया था। और किसने किया था, सो आपको याद रखना है बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। और प्रोटीन जो है सबसे अधिक मात्रा में आपको सोयाबीन, दूध, दाल, जो बादाम हो गया, पनीर, मछली और अंडे में देखने को मिलता है। इसकी कुछ विशेषताएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोटीन्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सो आपको याद रखना है प्रोटीन्स का रासायनिक सूत्र जो होता है NH2, यानी कि आप ये पूरा याद रख सकते हैं, या फिर NH2COOH ये याद रखना है, या फिर आप पूरा भी याद रख सकते हैं RCH NH2COOH, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन्स जो होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी यहाँ पे उपस्थित होता है, ठीक है। और ये इनके कुछ महत्वपूर्ण समूह यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइड चेन भी इसे कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर में लगभग 25 से 35% प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन लगभग 50 ग्राम प्रोटीन तथा एक महिला को लगभग 46 जो है परसेंट 46 प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ये भी एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है या पुरुष है तो उसको प्रतिदिन कितना 50 ग्राम प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, और यदि महिला है तो उसको 46 यानी कि 46
ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन लगभग 2000 कैलोरी में से 600 कैलोरी ऊर्जा प्रोटीन के माध्यम से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि प्रोटीन के हैं, ठीक है। उसके बाद में हम प्रोटीन के स्वस्थ या प्रोटीन का लाभ हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें कि यह जो होता है कोशिका की वृद्धि और साथ ही साथ यह हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन या फिर उपापचय क्रियाओं में भाग लेने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि यह कोशिकाओं की वृद्धि हो गया हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन एवं उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन प्रकृति में क्षारीय होता है तथा शरीर में अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन रुधिर में ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है और लाइपोप्रोटीन रुधिर में वसा संरक्षण इत्यादि में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है कि जो लाइसिन नामक प्रोटीन जो होता है, लाइसिन नामक प्रोटीन में पोरफायरिन वलय यहाँ पे इनका निर्माण होता है और जो कि हीमोग्लोबिन हो गया, उसके बाद में साइटोक्रोम हो गया और साथ ही साथ क्लोरोफिल हो गया, इनके अणु की रचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ अमीनो अम्लों में महत्वपूर्ण जो है प्रतिजैविक के रूप में आपको देखने को मिलते हैं पदार्थों का संश्लेषण भी जो है प्रोटीन के माध्यम से होता है, ठीक है। उसके बाद में कशेरुकी जंतु जैसे कि ऊन हो गया, सींग हो गया, पंख हो गया, खुर, नाखून इत्यादि कहाँ से बनते हैं? तो ये बनते हैं प्रोटीन के माध्यम से ही, ठीक है, जो कि अल्फा प्रोटीन यानी कि अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रोटीन से तो बने होते हैं लेकिन किस प्रोटीन से? तो अल्फा यानी कि कैरोटीन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और मकड़ियों के जो जाले जो होते हैं ना, बी प्रोटीन यानी कि बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन्स के बने होते हैं और इन जो है इन जालों की तनन या इन जालों की तनन जो होती है ना समर्थ्य यानी कि 2 लाख पाउंड प्रति वर्ग इंच अर्थात स्टील के इतने यानी कि स्टील के इतने मोटे तार से अधिक होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि प्रोटीन्स के हैं, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। इसको मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि प्रोटीन में सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि कोशिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है जिसमें कि हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन उपापचय क्रियाओं में भी भाग लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमने यहाँ पे देखा था कि प्रोटीन जो होता है प्राकृतिक रूप से क्षारीय होता है परंतु यह शरीर में अम्ल के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था कि जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन रुधिर में ऑक्सीजन संवहन में सहायता करता है और लाइपोप्रोटीन रुधिर में वसा का संरक्षण करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमने यहाँ पे देखा था कि जो ग्लाइसिन नामक प्रोटीन जो होता है ना, ये पोरफायरिन वलय का निर्माण करता है जो कि हीमोग्लोबिन हो गया, उसके बाद में साइटोक्रोम तथा क्लोरोफिल के अणु की रचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कुछ अमीनो अम्ल ऐसे भी होते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रतिजैविक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि कशेरुकी जंतुओं में जैसे कि ऊन, सिंग, नाखून जो है पंजे में पाए जाते हैं और जो कछुओं के जो कवच होता है ना वो भी अल्फा कैरोटीन का बना होता है, वो अल्फा कैरोटीन का बना होता है, सॉरी अल्फा कैरोटीन प्रोटीन नामक का यानी कि अल्फा कैरोटीन प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। और मकड़ियों का जो जाला जो होता है जो बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन, ठीक है। हमने भी क्या देखा? प्रोटीन्स देखा, इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन, ठीक है। सो खनिज सॉरी विटामिन जो है शरीर में सूक्ष्म मात्रा में स्थित होते हैं और ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि जंतुओं के सामान्य उपापचय के लिए अति आवश्यक होते हैं कि यद्यपि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं परंतु ये अन्य ईंधन पदार्थों को संश्लेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संश्लेषित करने में या फिर उनका नियंत्रण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इनकी कमी से उपापचय में विकार यानी कि कमी उत्पन्न हो जाती है और इसीलिए इन्हें वृद्धि तथा इनकी कमी से होने वाले रोगों को अपूर्ण रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यदि यहाँ पे बात करूँ विटामिन की, तो विटामिन की खोज किया था 1881 में सर्वप्रथम NL लीनन ने, है ना। तो ये याद रखना है और सर्वप्रथम जो है विटामिन के अस्तित्व का पता लगाया गया और यह बताया गया कि स्वस्थ शरीर के लिए अन्य पदार्थों के अतिरिक्त कुछ अज्ञात पदार्थों का भी सूक्ष्म मात्रा में होना चाहिए और इसके बाद सन 1897 में जो है इस्कमान ने लूनिन की खोज का सर्वप्रथम समर्थन करते हुए बताया कि जो पॉलिश किए हुए चावल को अधिक मात्रा में खाने से बेरी नामक रोग भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले प्रोटीन्स का खोज जो हुआ था वो किया गया था सन 1881 में, किसके द्वारा? लूनिन के द्वारा किया गया था, यानी कि NL लूनिन के द्वारा किया गया था और इसके बाद में जो है यहाँ पे ये बताया गया कि स्वस्थ शरीर के लिए अन्य पदार्थों के अतिरिक्त कुछ अज्ञात पदार्थों का भी जो है सूक्ष्म मात्रा में होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद में सन 1897 आया और 1897 में
इश्कमान ने लुनिन के द्वारा जो खोज किया गया था उसका क्या किया गया, समर्थन किया गया, और उसका समर्थन के बाद में बताया गया कि पॉलिश किए हुए चावल को यदि अधिक मात्रा में खाते हैं तो उनमें बेरी-बेरी नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? 1912 में फंक के द्वारा किया गया। ठीक है, सो 3 पॉइंट हो गया। पहला खोज किसने किया था? सो लुनिन के द्वारा किया गया था 1881 में। इसके बाद में इसका समर्थन किसने किया? 1897 में इश्कमान ने किया। इसके बाद में प्रोटीन सॉरी विटामिन शब्द का जो नाम दिया है वो दिया है 1912 ईस्वी में फंक ने। ठीक है, और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के जो है क्रम में रखा गया है। ठीक है, जैसे विटामिन ए आपने पढ़ा होगा, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। जंतु को अधिकांश विटामिन भोजन कहाँ से मिलता है? भोजन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि इसका संश्लेषण पादपों में होता है। ठीक है, और जो उपापचय क्रियाओं में जो उपरोक्त रूप में इन क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, और इसीलिए ये प्राणियों की वृद्धि एवं विकास में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सन 1912 में फंक महोदय ने किया था, और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाता है, जिसमें कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए, एक एक को हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे देखेंगे। और एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन की खोज की जा चुकी है, जिसमें कि 13 विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर के लिए कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? 13, और अभी तक लगभग 20 जो है विटामिन की खोज की जा चुकी है। अब यहाँ पे विटामिन को दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, सो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं बी और सी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? एडीई के, ये याद रखना है, एडीई के। ठीक है, यदि ये वसा में घुलनशील है तो जो बी और सी बचा हुआ है तो वो किसमें होगा? जल में घुलनशील होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एक विटामिन को देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ विटामिन बी 1 की, है ना, सो बी 1 जो पाया जाता है कहाँ पे? सोयाबीन में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में फलियां हो गया, अनाज, अंडे, मांस इत्यादि में, है ना। सो विटामिन बी 1 का कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है आपका वैज्ञानिक नाम, सो इसका याद रखना है थायमिन। ठीक है, इसके बाद में यह जो होता है ना विटामिन बी 1, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा के उपापचय प्रतिक्रिया में एंजाइम का घटक के रूप में पाया जाता है, जो कि इसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? सो इसकी कमी से होता है बेरी या फिर वृद्धि रुक जाना। ठीक है, इसके बाद में बी 2 की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो बी 2 जो है राइबो फ्लेविन, इसका नाम है, सॉरी वैज्ञानिक नाम है, और ये आपको देखने को मिलेगा एस्ट हो गया, हरी पत्तेदार सब्जी, अंडे, पनीर, दूध और उसके बाद में मांस इत्यादि में। ठीक है, और यह जो होता है उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह साथ ही साथ एंजाइम FAD तथा FN के घटक के रूप में पाया जाता है, और इसमें इसकी जो कमी के कारण जो है किलोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, इसके बाद में बी 3 की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो बी 3 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है निकोटिनिक, है ना, निकोटिनिक। और ये आपको देखने को मिलेगा विटामिन बी 3 मांस हो गया, जिगर हो गया, उसके बाद मछली, मटर, यीस्ट, दूध, अंडे, मूंगफली और गन्ने में। ठीक है, गन्ना में। ठीक है, और यह जो होता है कैटेबोलिज्म के को एंजाइम्स ए का एक घटक होता है, जो कि इस कमी से कारण कौन सा रोग होगा? इस कमी के यानी कि विटामिन बी 3 की कमी के कारण जो है पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला मैं यहाँ पे बात करता हूँ विटामिन बी 5 की, है ना। सो विटामिन बी 5 को का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेंटोथेनिक, है ना, पेंटोथेनिक। ठीक है, सो पेंटोथेनिक जो हमें देखने को मिलता है अंडे में, जिगर में, मांस, दूध, जो है टमाटर और मूंगफली एवं गन्ने में। ठीक है, और यह अमीनो अम्ल उपापचय में एंजाइम्स का कार्य करता है। ठीक है, और यह जो इसकी कमी से के कारण एक तो चर्म रोग देखने को मिलता है, उसके बाद में वृद्धि कम होना और बाल सफेद होना या फिर जनन क्षमता में कमी आना। ठीक है, इसके बाद में बी 6 जो विटामिन है, इसे इसका जो वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन है, और ये आपको देखने को मिलेगा ईस्ट, दूध, अनाज, मांस एवं जिगर में। इसके बाद में यह अमीनो अम्ल उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में यह जो इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? चर्म रोग हो गया, और पेशियों में एटन और एनीमिया जैसे रोग कहाँ से होते हैं? विटामिन बी 6 की कमी से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं बी 7, और बी 7 को बायोटिन कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम इसका बायोटिन है, और मांस, गेहूं, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी इत्यादि में ये पाया जाता है, और यह वसी एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। ठीक है, और यह बालों को झड़ना या फिर चर्म रोग में भी ये जो रोग है वो विटामिन बी 7 की कमी के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बी 9 जो होता है फॉलिक अम्ल, इसका वैज्ञानिक नाम है, और यह सोयाबीन हो गया, ईस्ट, गुर्दे, जिगर एवं हरीदार पत्तेदार सब्जियों में आपको देखने को मिलता है। और वृद्धि जो होता है ना, जो है रुधिर अणुओं का निर्माण कहाँ से होता है? DNA का संश्लेषण करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह रक्त क्षीणता या फिर
कुंठित वृद्धि वाले जो रोग होते हैं वो किसके कमी के कारण होते हैं? विटामिन बी 9 की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बी 12 हम यहाँ पे लास्ट में देख लेते हैं। सो बी 12 का जो रासायनिक इसका वैज्ञानिक नाम है वो है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन जो आपको देखने को मिलेगा ये मांस, मछली, अंडे, दूध या फिर आंत या फिर बैक्टीरिया में मिलता है और यह वृद्धि जो है रुधिर अणुओं का निर्माण एवं साथ ही साथ न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की जो है गड़बड़ियां, साथ ही साथ रक्तचाप में जो गड़बड़ियां हमें देखने को मिलती है वो किसकी कमी के कारण होती है? वो होती है बी 12 की कमी के कारण। इसके बाद में लास्ट जो विटामिन है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, कौन सा? सी, विटामिन सी, जिसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि ये कौन से जल में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और ये जो एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है वो खट्टे फल में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि सब्जियां, टमाटर, आलू तथा अन्य फलों में ये देखने को मिलता है और यह जो है कोलेजन तंतुएं, हड्डियों के मैट्रिक्स आदि का निर्माण करता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में आपको विटामिन ए, रेनिन देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहाँ जो पाया जाता है जिगर, अंडा, मछली, तेल या फिर लिवर या फिर ऑयल, गाजर इत्यादि में। ठीक है, आम या पपीता, दूध या मक्खन में। ठीक है, और इसके बाद में यह जो होता है ना दृष्टि दृष्टि या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि दृष्टि संकल्प जो है सलाकाओं का संश्लेषण करता है, साथ ही साथ एपिथेलियम स्तर की वृद्धि एवं विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यदि मैं विटामिन ए की कमी की बात करूं तो इसकी कमी के कारण स्कर्वी एवं त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन या फिर रतूंधी जैसे रोग जो है इसके विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट अगला है विटामिन डी। यह जो है सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण से मिलता है, साथ ही साथ मक्खन, जिगर या फिर जो है लीवर ऑयल के माध्यम से प्राप्त होता है और यह जो विटामिन डी जो है कैल्शियम एवं फास्फोरस या फिर उपापचय हड्डियों और त्वचा, अंडे, गुर्दा और ईस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह जो है इस विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है सूखा रोग हो गया, उसके बाद में मेलेसिया रोग या फिर दांतों की वृद्धि में भी कमी जो है कहीं ना कहीं वो किसकी कमी के कारण देखने को मिलती है? सो वो देखने को मिलती है विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल कहा जाता है और यह अंडे, दर्जी, उसके बाद में गेहूं, तेल, अंकुरित अनाज इत्यादि से हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ सोयाबीन से। ठीक है, और यह जो है कोशिका की सुरक्षा और जनन उपकला की वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जनन क्षमता की कमी, इसकी कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है, जनन अंग तथा पेशियों में कमजोरी का जो महसूस होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण। नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वसा में घुलनशील अंतिम जो विटामिन है वो है विटामिन के, है ना, जिसे क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन। ठीक है, सो ये आपको देखने को मिलेगा टमाटर में, हरी पत्तीदार सब्जियों में, अंडे, आंत में, और उसके बाद बैक्टीरिया, जिगर, उसके बाद में जो है अल्फ घास में भी ये पाया जाता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है और यह यकृत प्रोथ्रोम्बिन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो इसकी कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है? सो चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना, ये किसकी कमी के कारण दिखाता है? वो विटामिन के का। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे हमने देखा विटामिन जो कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, सो इस क्लास को आप एक बार अच्छा से पुनः से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं जल। ठीक है, सो जल ही जीवन है की उत्पत्ति जो है उत्पत्ति या फिर विकास के लिए अत्यधिक अवसायिक यौगिक जल को माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में या हमारे शरीर में कुल भार का, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि हमारे शरीर का कुल भार का 65% जो भाग होता है वो क्या होता है? जल होता है। ठीक है, और जो कि सभी ऊतकों एवं कोशिकाओं में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है और यह अपने शरीर शरीर यानी कि अपने शरीर भार का प्रतिदिन लगभग 2% जल ही उपयोग होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जल के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें कि यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है, जो कि भोजन में उपस्थित तत्वों को अवशोषित करने एवं उन्हें परिवहन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके बाद में उपापचय क्रियाओं में भाग लेकर पोषक पदार्थों का जल अपघटन करना, इसके साथ में इनका पीएच मान 7 होता है। अच्छा, जल का पीएच मान आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसलिए इसके अवसायकता अनुसार, जिसमें कि अम्ल क्षार या फिर संतुलित बनाए रखने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि अम्ल क्षार को संतुलित बनाए रखने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह लार रस, पाचक रस जैसे मल मूत्र आदि को
तरलता प्रदान करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में भी जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद में एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है। और 6 माह तक के शिशु को जल नहीं पिलाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके शरीर में जल की पूर्ति माँ के दूध से ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सो ये आपको कारण याद रखना है। ठीक है, सो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है, जो कि स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल लेना चाहिए, आवश्यक होता है। लेकिन 6 महीने के शिशु को जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको उसके शरीर में जल की जो पूर्ति हो रही है वो कहाँ से हो रही है? वो माँ के दूध से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में विटामिन डी की उपस्थिति में ये पॉइंट, अच्छा, विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है और इसकी कमी से अच्छा, ये पेज जो है विटामिन का है, ये इस साइड आ गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नीशियम, फास्फोरस और लोहा। ठीक है, सो मैग्नीशियम आपको याद रखना है कि यह शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का उचित, संतुलित एवं समन्वय बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो मैग्नीशियम क्या करता है? यह शरीर में कैल्शियम हो गया और फास्फोरस का उचित संतुलन बनाए रखने में, या फिर उचित संतुलन या फिर समन्वय बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और इसकी कमी से जो है तंत्रिका तंत्र की कार्यकी प्रभावित होती है। ठीक है, और यह जो आपको देखने को मिलेगा, चना हो गया, मूंगफली, मक्खन, कद्दू, बीज, सोयाबीन इत्यादि, या फिर बादाम हो गया, काजू हो गया, इनमें जो है आपको जो है मैग्नीशियम की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? यह स्वस्थ हड्डियों के लिए संरचना प्रदान करता है और मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की कार्यकी को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं फास्फोरस। सो फास्फोरस जो होता है हड्डियों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और फास्फोरस एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, जो कि सोयाबीन, दूध, मांस, अनाज, गाजर, सूरजमुखी आदि से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका कार्य होता है रक्त में अम्ल क्षार संतुलित, रक्त अम्ल यानी कि रक्त में क्या करता है? ये अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और साथ ही साथ अस्थि एवं दांतों के निर्माण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ लोहे की, है ना, तो यह लाल रक्त कणिकाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक घटक माना जाता है, और इसी के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन होती है, और इसकी कमी से रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्रम, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो क्रम जो होता है ना, वो कैसा हो जाता है? कि लोग यानी कि गड़बड़ा जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसमें संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे चक्कर आना, या फिर भूख न लगना, या फिर दृश्यता यानी कि कम दिखना इत्यादि बहुत सारे जो रोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं खनिज, और ये खनिज के ही पार्ट्स थे जो कि ये पीछे ये पेज आ गया था। ठीक है, सो खनिज का मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि खनिज क्या होता है, कि हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो है खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और ये मानव शरीर में उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और इन्हें अधिभार तत्व या लघु भार तत्व भी कहते हैं। ठीक है, या तत्व या लघु भार तत्व के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिजों की आवश्यकता, जिसमें कि सोडियम हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व है वो हमने देख लिया था, है ना। मानव शरीर में आवश्यक खनिजों के रूप में आपको देखने को मिलेगा, पहला क्या? सोडियम, यानी कि यह कोशिका द्रव में धनायन के रूप में उपस्थित होता है, जो कि रक्त में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से हाइपोनेट्रीमिया नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसके स्रोत है नाम, जो नमक हो गया, अंडा, दूध, जो है समुद्री मछली, ये कहाँ से मिलता है? सोडियम से, सॉरी, सोडियम के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से। ठीक, इसके बाद में इसका जो कार्य की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथ में, इसका जो कार्य होता है कोशिके परासरण दाब को बनाए रखना होता है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो है पेशियों में संकुचन या फिर रक्त दाब को नियंत्रित करना, या फिर तंत्रिका तंत्र में आवेगों के संचरण आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखते हैं पोटेशियम। सो पोटेशियम जो है सोडियम के समान कोशिकाओं द्वारा धनायन के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, और इसके स्रोत है सब्जी हो गया, केला हो गया, और सेब। ठीक है, और इसका कार्य होता है कोशिकाओं में होने वाले अंतःक्रिया में यह सहायक होता है, और यह जल संतुलन तथा तंत्रिका के आवेगों के संचरण आदि में कार्य करता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में कैल्शियम की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम यह मानव शरीर में समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा शरीर भार का सर्वाधिक लगभग यहाँ पे 2% होता है। इसको मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि मानव शरीर में समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा शरीर भार का सर्वाधिक लगभग 2% होता है, और इसमें विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सो आपको याद रखना है,
ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, ठीक है? और इसके जो स्रोत है गेहूँ, बाजरा, मक्का, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, दूध इत्यादि, ठीक है? और इसका जो कार्य होता है यह रक्त स्कंदन हो गया या फिर पेशी संकुचन या फिर एंजाइम्स के स्रावित होने में सहायक करता है और अस्थि एवं दांतों के निर्माण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैल्शियम, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है? मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम या शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का जो है उचित संश्लेषित संश्लेषित एवं समन्वय बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की प्रभावित होती है और ये हमें मिलता है मैग्नीशियम चना हो गया, उसके बाद मूंगफली, मक्खन, कद्दू का बीज और उसके बाद में सोयाबीन, बादाम, काजू इत्यादि से, ठीक है? और यह जो है इसकी कमी, ये जो कार्य करता है मैग्नीशियम हमारे शरीर में, वह स्वस्थ हड्डियों के लिए संरचना प्रदान करता है, साथ ही साथ मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र की कार्यकी को जो है बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस में हम देखते हैं कि यह हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस एक आवश्यक तत्व माना जाता है और यह जो है सोयाबीन, दूध, मांस, अनाज, गाजर और सूरजमुखी से हमें प्राप्त होता है और यह रक्त में अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही साथ अस्थि धातु के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना जाता है तथा कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में भी सहायता करता है, ठीक है? तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं लोहा, ठीक है? तो यह लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के रूप में एक घटक के रूप में माना जाता है और इसके द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, इसी के द्वारा जो है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है? और इसकी कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे चक्कर आना, भूख लगना या फिर कम दिखना इत्यादि के जो रोग है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? और इसके जो स्रोत है लोहा का वो है मेथी, पालक, यकृत, पुदीना, धनिया धनिया और ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि जहाँ से क्या मिलता है, लोहा मिलता है, ठीक है? इसके कार्य हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि शरीर में सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड आपको याद रखना है कि उपापचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा का उत्पादन एवं भंडारण कहाँ से होता है, किस माध्यम से होता है? तो लोहे के माध्यम से होता है, लोहा के माध्यम से होता है, आयरन के माध्यम से होता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं आयोडीन, गंधक, ठीक है? सो हम यहाँ पे देख लेते हैं आयोडीन, ठीक है? सो आयोडीन आयोडीन जो होता है ना, यह थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जड़ मानवता या फिर मिक्सिडीमा रोग या फिर नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि हसीमोटो का रोग इत्यादि जो रोग है ये इसकी कमी के कारण होते हैं। साथ ही साथ इसमें घेंगा या फिर जो है गलगंड जैसे रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। इसके स्रोत आयोडीन के स्रोत जो है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया या फिर डेयरी उत्पादक जिसमें कि दूध आ जाएगा। इसके बाद में समुद्री भोजन या फिर अंडे या फिर दही इत्यादि से आयोडीन मिलता है, ठीक है? और इसका कार्य क्या होता है आयोडीन का? तो कोशिकाओं की समन्वय, वृद्धि एवं विकास में को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ मस्तिष्क के कार्य को सुचारू रूप से करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे देखा आयोडीन, ठीक है? इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं गंधक, ठीक है? सो गंधक क्या होता है? यह शरीर में अमीनो अम्ल के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है और यह कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन का भी घटक माना जाता है और इसकी कमी से प्रोटीन्स में पाचन में समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके स्रोत आप देख लीजिएगा, जिसमें कि प्याज, अदरक, अंडा जो है ब्रोकली, इसके बाद में गोभी, मछली, मांस इत्यादि से क्या पाया जाता है? इत्यादि में क्या मिलता है? गंधक मिलता है, ठीक है? और इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है तथा कोशिकाओं को क्षति से बचाता है, ठीक है? तो ये कार्य भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में कुछ जो पोषक तत्व है जो कि मानव शरीर के लिए आवश्यक है वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसका पीडीएफ में इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके इसे एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो ये पोषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखा होगा और यदि आप इस क्लास को बहुत ही अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले हैं, ठीक है? सो ये एक बार देख लीजिएगा कि मानव के लिए कितने आवश्यक जो है तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे कैल्शियम यहाँ पे दिया है जिसमें कि 500 ग्राम दैनिक जीवन में आवश्यक होता है, जो कि इसके स्रोत दूध, हरीदार पत्तेदार सब्जियां हो गया, पनीर, अनाज, दांतों की हड्डियों की संरचना और साथ ही साथ स्कंद तंत्रिकाओं एवं पेशिकाओं के लिए कार्य करता है और दांत एवं हड्डियों की दुर्बलता एवं शरीर की वृद्धि एवं कुंठित के लिए आवश्यक होता है, ठीक को प्रभावित करता है, ठीक है? सो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आप इनको देख सकते हैं, ठीक है? सो ये क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्लासेस मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। ये तो एक पहला क्लास है, इसके बाद मैं हर एक सब्जेक्ट क्लास मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। सो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैंने इस क्लास में एक बुक बताया चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, उस बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं और उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।